क्लास का पॉलिटिकल चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। ऐसे इसमें पॉलिटी काफी जरूरी सेक्शन है, ज्यादा वेटेज रहता है, तो उसको आप समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश ना, रटेंगे तो आप एवरेज पे रह जाएंगे, अगर आप समझेंगे अच्छे से तो बेस्ट कर पाएंगे। तो साथ में आप हेल्प बुक रखें, टेक्स्ट बुक रखें, साथ साथ पढ़ते चले। देखिए चैप्टर सेकंड, तो नाम संवाद। अगर मैं कहूँ संघ या मैं कहूँ संवादात्मक या मैं कहूँ संगीत, इनका मीनिंग एक जैसे। चैप्टर का नाम है संवाद, उसको समझेंगे डिटेल से। देखिए संघ, संघीय, संघीय शासन व्यवस्था, संघीय शासन व्यवस्था। संघीय का मतलब होता है समूह, ग्रुप, ठीक है। व्यवस्था का क्या मतलब? व्यवस्था का मतलब है मैनेजमेंट, अरेंजमेंट। जैसे आप देखते होंगे कि घर में कोई फंक्शन है तो व्यवस्था दी जाती है कि गेस्ट यहाँ पे बैठेंगे या खाना यहाँ पे लगेगा, तो एक व्यवस्था होती है। वैसे शासन की भी एक व्यवस्था है, किसकी? शासन। अब ये शासन क्या होता है? देखिए जब एक लोगों के समूह पर उनके हित के लिए काम किया जाए, आप उस पर शासन करते हैं। जैसे आजादी से पहले अंग्रेजों ने हम पे शासन किया, उससे पहले मुगलों ने हम पे शासन किया, तो उनके शासक भी रहे, लोगों के हितों के लिए काम किया, सब कुछ कंट्रोल में रहते हैं, कानून भी बनाते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था है किसकी? शासन। अब देखिए ये व्यवस्था कैसी है? संघीय व्यवस्था। संघीय से क्या मतलब? मैंने आपको बताया समूह है। कैसा समूह? देख, किसका समूह? सरकारों का समूह है। देख सरकारों का समूह, जैसे केंद्र, राज्य, ये तीन टाइप की लेवल्स इंडिया में। आपने सुना होगा केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार आपने कम सुना होगा, लेकिन आप उसको ज्यादा जानते हैं। लोकल बॉडीज में जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, ये जो भी चीजें, ये स्थानीय सरकार। तो सरकारों की कितने लेवल है इंडिया में? 3 लेवल, 3 स्तर है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो संघीय यही कहता है, क्या कहता है कि जहां पर शासन के 2 या 2 से अधिक जहां शासन के 2 या 2 से अधिक स्तर पाए जाए, लेवल्स पाए जाए। इंडिया में कहां पे? इंडिया में इसी बाद में आप देखेंगे तो यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका, इसके बाद साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे बहुत सारे देश, बेल्जियम। विश्व में कुल देशों में से 25 देशों में संघीय शासन व्यवस्था पाई जाती है। वहां पे शासन की कैसी व्यवस्था पाई जाती है? संघीय, मतलब वहां पे क्या है? सरकार के
दो या दो से अधिक स्तर पाए जाते हैं। इसके विपरीत देखिए आप, एक शासन व्यवस्था और, उसका नाम है एकात्मक शासन व्यवस्था। इसमें क्या है, व्यवस्था किसकी, शासन की। कैसी व्यवस्था है, एकात्मक, मतलब जहां पे शासन का कितने स्तर हो, केवल एक स्तर। देखिए शासन का कितना स्तर हो, सिर्फ एक। केंद्र सरकार, मेन पावर्स केंद्र सरकार के पास ही हो। देखिए कहां पे ऐसा, ये है चीन में, नेपाल, श्रीलंका, ऐसे बहुत सारे देश हैं, जापान, इंग्लैंड। इन देशों में मेन पावर एक ही लेवल की सरकार के पास है, केंद्र सरकार के पास। लेकिन संघीय शासन व्यवस्था में ऐसा नहीं है। यहाँ पे शासन के दो या दो से अधिक स्तर होते हैं। मेन पावर किसी एक के पास नहीं होती। इस पॉइंट को समझिए। देखिए स्तर दो से ज्यादा पाए जाते हैं। भारत में 3 पाए जाते हैं। 3 कौन से, केंद्र, राज्य और स्थानीय स्तर। इनमें इनकी शक्तियों का बंटवारा किया गया है कि मेन पावर एक के पास नहीं, सारी पावर केंद्र के पास हो ऐसा नहीं, सारी पावर राज्य सरकार के पास हो ऐसा नहीं। तो कैसा शक्तियों का क्या किया उन्होंने, बंटवारा किया कि कौन किस क्षेत्र पे काम करेगा, किसको कहां कहां तक अधिकार है, कौन किस विषयों पर कानून बनेगा। इस टाइप की सभी बातें हमने संविधान में लिख रखी है, मेंशन कर रखी है। 3 स्तर। अब देखिए इसके बाद हमने क्या कर रखा है, संघीय शासन व्यवस्था की हम विशेषताएं पढ़ते हैं। पहली विशेषता होगी बहुस्तरीय पद, बहुस्तरीय पद। दूसरा शक्तियों का बंटवारा। तीसरा देखिए विभिन्न सरकारों के बीच विभिन्न सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा। देखिए ये अधिकार क्षेत्र क्या है, विभिन्न सरकारों से तो आपको समझ में आ रहा होगा, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार। विभिन्न सरकार कौन कौन सी, अधिकार क्षेत्र कौन कौन से होते। देखिए अधिकार क्षेत्र, इसे हम क्या समझते हैं, जैसे एक गांव का सरपंच है, आपके गांव का सरपंच है, वो आपके गांव में ही रहकर लोगों के हित के लिए काम करेगा, उनकी समस्याएं पूछेगा, उनका निवारण करेगा, ऐसा ही रहेगा। तो उसका अधिकार क्षेत्र क्या है, सिर्फ आपका गांव। ऐसा तो नहीं है आपके गांव का सरपंच दूसरे गांव में जाके काम करेगा, ऐसा नहीं। तो उसका अधिकार क्षेत्र वहां पे नहीं है, उसका अधिकार क्षेत्र सिर्फ आपके गांव में। तो ऐसे ही राज्य सरकार का भी ऐसा ही अधिकार क्षेत्र है कि वो सिर्फ लिमिटेड राज्य में ही रहेगी और वहीं के लोगों के लिए काम करेगा। देखिए इस बात केंद्र सरकार, केंद्र सरकार भी अपने अधिकार क्षेत्र में रहकर ही काम करेगी। वो पूरे देश को देखेगी, उसके अंदर जो जो मामले आते हैं उनको देखेगी। रक्षा है, संचार है, बैंकिंग है, मुद्रा है,
इस टाइप की चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन उन्हीं पे ही काम करेंगे। तो देखिए आपके ऊपर स्थानीय लेवल पे एक गांव का सरपंच आप पे शासन कर रहा है, दूसरे आपका गांव किसी राज्य में होगा तो वो राज्य भी आपको प्रशासन कर रहा है। उसके बाद केंद्र, तो आपका जो राज्य है वो किसी देश में आता है, भारत में आता है, तो भारत में केंद्र सरकार है, तो केंद्र सरकार भी आपके ऊपर शासन करती है। तो समान समूह, लोगों के समान समूह पर बहुत सारी सरकारें शासन करती है, इसे ही संघीय शासन व्यवस्था कहते हैं। देखिए ये इसकी विशेषता है। विभिन्न सरकारों के बीच अधिकार क्षेत्रों का बंटवारा, तो हमने बंटवारा किया हुआ है, उसको हम पढ़ेंगे कैसे कैसे किया हुआ है। लेकिन अधिकार क्षेत्र फिक्स, कौन कहां तक काम कर सकता है, क्या क्या कानून बना सकता है। अगर अपन देखिए सरकारों के राजस्व के स्रोत का निर्धारण, देखिए सरकारों के राजस्व के स्रोतों का निर्धारण क्या है। ये राजस्व क्या है, आप लगाइए एज लाइक इनकम, सरकार की इनकम के सोर्स, इनकम के सोर्स क्या है ये हमने निर्धारित कर रखे। अब देखिए केंद्र सरकार है वो भी आपके लिए काम कर रही है, तो उसे पैसा चाहिए, राज्य सरकार उसको पैसा चाहिए आपको ऊपर लगाने के लिए, और स्थानीय सरकार है उसको भी आपके ऊपर पैसा लगाना चाहिए। वो पैसे कहां से आते हैं, तो वो पैसे सरकार आपसे ही लेती है, टैक्स के तौर पे लेती है और आपके ऊपर खर्च कर देती है। तो ये हमने फिक्स करो कौन सा टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, जैसे इनकम टैक्स होता है वो केंद्र सरकार के पास जाता है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रोड टैक्स हो गया, जीएसटी का कुछ हिस्सा राज्य और केंद्र बांटता है। इसके अलावा राज्य सरकार एक्साइज एंड ड्यूटी, ये सब चीजें ये रहती है। स्थानीय सरकार इनकी इनकम कहां से रहती है, जैसे आप ये लगाइए आपके गांव में पैसे आए 10 लाख, पंचायत में पैसे कहां से, वो पैसे राज्य सरकार कुछ पैसा स्थानीय सरकार को देती है। तो इस इनकम कहां से होगी, यहाँ से, इन दोनों की कहां से होगी, लोग जो टैक्स दे रहे हैं वहां से होगी, वो वापस आपके ऊपर लगा दें। तो ऐसा निर्धारण किया हुआ। अगली विशेषता देखिए संघीय शासन व्यवस्था की क्या है, संविधान संशोधन का प्रावधान। अगर संविधान में संशोधन करना, संविधान में संशोधन करना, अमेंडमेंट करना, सुधार करना, मौलिक चीजों में जब भी संशोधन होता है तो ऐसा नहीं है कि केवल एक स्तर की सरकार ही उसको बदल दे, कि केंद्र सरकार ने चाहा तो उसको बदल दे, ऐसा नहीं है। देखिए फॉर एग्जाम्पल अभी जो ड्राइविंग एज है वो 18 ईयर्स है, अगर उसको चेंज करें, उसको 20 ईयर्स करना चाहे कि 20 ईयर्स के बाद ही आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा या आप गाड़ी चला पाएंगे, उसको चेंज करना है तो वो ऐसा नहीं केंद्र सरकार ने चाहा उसने सोच लिया तो अकेले कर देगी, ऐसा नहीं। तो कैसे करेंगे संशोधन, राज्य सरकार से भी पूछा जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पूछा जाएगा, बहस होगी, अगर पारित होता है बिल तो वो कानून लागू होता है, वरना लागू नहीं होता। तो संविधान का अगर संशोधन करना है, कोई सुधार करना है, उसे निश्चित क्या कर रखे हैं, प्रावधान कर रखे कि इन कंडीशन में ही संविधान में संशोधन हो। अगला देखिए विशेषता क्या है, अगला पॉइंट है न्यायपालिका की स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। क्या है न्यायपालिका, कोर्ट हो गए, उसको स्वतंत्रता है। क्या है वो स्वतंत्र है किस चीज के लिए, कि जब कभी केंद्र और राज्य सरकार के बीच या दो राज्यों के बीच में आपस में मतभेद होता है या कोई विवाद होता है या किसी को कोई चीज समझ में नहीं आ रही है या किसी को नहीं पता चल रहा है कि उनकी शक्तियां कहाँ है या उनके अधिकार कहाँ है या उनको पैसे कहाँ से मिलेंगे या कैसे संशोधन होगा, इन
किसी भी पॉइंट्स में अगर किसी को समझ में नहीं आता है तो उसकी व्याख्या न्यायपालिका करेगा कि संविधान में ये प्रावधान किया हुआ है, उसको न्यायपालिका कोर्ट स्पष्ट रूप से बताए। ये इसका काम है, स्वतंत्र रूप से किसी के दबाव में आके नहीं करेंगे। ऐसे काफी मतभेद चलते रहते हैं, जैसे आपने सुना होगा हरियाणा और पंजाब सरकार के बीच में जल विवाद चल रहा है, तो उसमें कोर्ट डिसीजन लेगा कि दो राज्यों के बीच में मतभेद है तो उसको कैसे सुलझेगा। तो ये विशेषता है किसकी, संघीय शासन व्यवस्था की। एक बार रिपीट करते हैं, देखिए संघीय शासन व्यवस्था, व्यवस्था किसी शासन की कैसी है, संघीय। संघीय माने जहां शासन के द्वारा दूसरे अधिक स्तर पाए जाते हैं, ठीक है। कहां पे, भारत में, यूएसए में, ऑस्ट्रेलिया, बेल्जियम, कुल 25 देशों में ऐसी व्यवस्था पाई है। इसके विपरीत कौन शासन व्यवस्था होती है, एकात्मक शासन व्यवस्था। वहां पर शासन कितने स्तर होते हैं, एक ही स्तर पाया जाता है। ये आप देखिए कहां पे, आप देखिए इसकी अगली विशेषता, पहली विशेषता होगी बहुस्तरीय शासन पद्धति। दूसरी, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय सरकार, जो भी सरकार के पार्ट्स, उनके बीच में क्या किया हुआ है, शक्तियों का बंटवारा किया हुआ है। उनके बीच में क्या किया हुआ है, हमने अधिकारों का बंटवारा किया हुआ है। उनके बीच में हमने बताया हुआ है कि उनकी इनकम कहां से होगी। उसके बाद हमने बताया कि संविधान में संशोधन होता है तो वो इस टाइप से होता है, उसके प्रावधान लिखित। इसके बाद इन सभी के ऊपर सबसे सुप्रीम कौन है, न्यायपालिका। वो अगर इनमें कोई दिक्कत होती है तो न्यायपालिका उस चीज को सॉल्व करेगी। ये इसकी विशेषता। इसके रिगार्डिंग ये बड़े क्वेश्चनों में भी है, छोटे में भी, वेरी शॉर्ट में भी, उनसे आप क्वेश्चन देखिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके साथ ही एक चीज और है, वो देखिए, केंद्र, राज्य और स्थानीय सरकार जो है उनको क्या है, अधिकार प्राप्त, कानून बनाने के अधिकार अलग अलग है। किस विषय पे कौन सी सरकार कानून बनाएगी, ये अधिकार किसका है, ये सब बातें हमने लिख रखी है। इनकी सूची बना रखी है, लिस्ट बना रखी है संविधान में, वो वैसी रहती है। तो क्या है, केंद्र और राज्य सरकार के बीच, केंद्र और राज्य सरकार के बीच विधायी अधिकार, विधायी का मतलब विधि, विधि माने लो, लो कानून, कानून बनाने के अधिकार। कैसे कैसे, कौन किसके ऊपर कानून बनाएगा, सिंपल देखिए। पहला हमने सूची बना, पहले सूची क्या बना रखी हमने, संघ सूची। संघ सूची क्या है, संघ सूची, संघ देखिए इनमें आने वाले विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल केंद्र सरकार के पास। देखिए इस सूची में जो भी विषय आएंगे उनमें, उन विषयों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ किसके पास होगा, केंद्र सरकार के पास। कौन कौन से विषय देखिए, इनमें जो विषय आते हैं वो देश हित के, वो पूरे देश में समान रूप से लागू होते हैं। ऐसे देखिए, कैसे, मुद्रा, अभी आपने देखा वो नोटबंदी हुई, तो ऐसा कोई नहीं, कुछ पर्टिकुलर कुछ एक
जगह पे होगी, वो पूरे देश में नहीं हो, ऐसा नहीं है। तो ये जो विषय है ये देश हित का है। दूसरा देखिए रक्षा, रक्षा प्रतिरक्षा क्या है, रक्षा का विषय या संचार कम्युनिकेशन का। आगे देखिए बैंकिंग, रेल, डाक व्यवस्था, ये आप देख पा रहे हैं ऐसे विषय हैं जिन पर जैसे आपने सुना होगा रेल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हमेशा रहती है, उसमें राज्य सरकार का कोई लेना देना नहीं रहता, जो भी कानून बनाता है सिर्फ केंद्र सरकार बनाता। तो ऐसे करके हमारे पास टोटल 97 विषय पाए जाते हैं। कितने विषय हैं टोटल? 97 विषय। कुछ एक विषय और दे रखे हैं, वो आप देखिए संघ सूची। अगली सूची देखिए क्या होगी, अगली सूची है राज्य सूची। अब ऐसे नाम से ही पता चल रहा है राज्य सूची मतलब इसमें जो विषय आएंगे उन पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य सरकार के पास होगा। देखिए विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केवल राज्य सरकार। देखिए यहां पे मैंने आपको बताया कि ये वो विषय है जो देश के पूरे देश के लिए समान रूप से लागू होना आवश्यक है। वहां पे देखिए राज्य सूची, राज्य सूची में जो भी विषय आते हैं उन पर कानून बनाने का अधिकार केवल किसको है? राज्य सरकार। देखिए कि इसमें जो भी विषय आते हैं वो एक क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, एक राज्य में ही लिमिटेड रहते हैं, वहां की कंडीशंस के ऊपर रहते हैं, देखा जाता है। जैसे देखिए कौन कौन से विषय आते हैं? पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, सिंचाई, कृषि, इस टाइप के जो विषय हैं ये एक राज्य तक ही सीमित रहते हैं, वहां की महत्वपूर्णता के ऊपर ही बनाए जाते हैं। इन विषयों पर कानून कौन बनाएगा? सिर्फ राज्य सरकार बनाएगा। इन विषयों का कानून सिर्फ केंद्र सरकार बनाएगी। इसमें देखिए टोटल कितने विषय पाए जाते हैं? हमारे पास टोटल 62 ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर अगर कानून बनेगा तो सिर्फ राज्य सरकार बनेगा। अब देखिए थर्ड देखिए कौन सी सूची हमारे पास? समवर्ती सूची। समवर्ती सूची, समवर्ती सूची वो सूची है जिसमें पाए जाने वाले विषयों का कानून बनाने का अधिकार दोनों सरकारों को, केंद्र सरकार को भी है और राज्य सरकार। कानून बनाने का अधिकार केंद्र प्लस राज्य का संविधान। इन पे इस सूची में देखिए कौन कौन से विषय आते हैं? विवाह, गोद लेना, शिक्षा, वन, उत्तराधिकार, मजदूर संघ और भी काफी विषय। यूं करके टोटल इसमें 52
52 टॉपिक्स है जिन पे अगर कानून बनेगा केंद्र और राज्य दोनों की सहमति से ही बने। अगर राज्य सरकार नहीं मान रही तो आखिरी जो फैसला होगा, आखिरी फैसला केंद्र सरकार के पास होगा, वो जैसा चाहेगी वैसा होगा। इन विषयों पर केवल राज्य सरकार बनाएगी, इन विषयों पर केवल केंद्र सरकार बनाएगी। ये आप देखिए, ये हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद एक जरूरी क्वेश्चन और आता है इसके क्वेश्चन में, देखिए अगला क्वेश्चन जो है टॉपिक है 73वां संविधान संशोधन। देखिए पता चल रहा है कि संविधान में संशोधन किया गया, कब किया, कौन से नंबर का था, 73वां 73rd जो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या है, कब हुआ, देखिए क्यों हुआ, ये सब चीजें देखिए। कब हुआ, 1992 1992 में संशोधन किया, किसके बारे में किया, ये सब देखिए। देखिए इसके बाद में ये समझ लेते हैं, ये संशोधन स्थानीय स्तर पर जो सरकार पाई जाती, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, नगर निगम, नगर पालिका, इनके लिए था। यहाँ पे लिख देते हैं पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, उसके बाद नगर निगम, नगर पालिका। देखिए 1992 से पहले हमारे देश में जो स्थानीय स्तर पर जो इलेक्शन होते थे, चुनाव होते थे, वो नियमित रूप से नहीं होते थे। किसी किसी राज्य में हो गए, कहीं कहीं पर हो गए, सब जगह नहीं होते। तो 1992 में हमने संविधान में संशोधन किया 73वां, और निश्चित किया, क्या निश्चित किया कि आज के बाद जो भी स्थानीय स्तर पर इन सभी का जो इलेक्शन है वो एक नियमित समय पर होगा। पहला संशोधन की विशेषता नियमित चुनाव, नियमित समय 5 साल, थोड़ा ऊपर नीचे होता है इसमें। उसके बाद जरूर हर जगह पर, अगर वो गांव है तो वहां ग्राम पंचायत का, शहर है तो नगर निगम, नगर पालिका, इन सभी का इलेक्शन जरूर होगा। कैंडिडेट जीतेंगे वहां पे काम। अगला देखिए, 2 आरक्षण हमने और दिए इसमें। पहला देखिए महिलाओं को दूसरा देखिए, इसकी विशेषता क्या है। पहला नियमित समय पर चुनाव होगा। दूसरा देखिए, महिलाओं को 1/3 सीटों का आरक्षण मिलेगा। जितनी भी टोटल सीट्स हैं उसमें से 1/3 सीट जो हमने है वो रिजर्व कर दी, किसके लिए, लेडी सीट कर दी, कि अगर उनके सरपंच बनेंगे, जिला परिषद, नगर पालिका, मेयर, इन सभी पे जरूर 1/3 सीट पे आरक्षण किस करेगा, महिलाओं का ही रहेगा। उनपे महिलाएं ही चुनाव लड़ेंगी, हारेंगी, जीतेंगी महिलाएं। अगली अनुसूचित जाति एवं जनजाति को आरक्षण। कुछ जो सीटें, कुछ सीटों पर हमने अनुसूचित जाति और जनजाति, उनको भी आरक्षण दिया है कि वो वहां से इलेक्शन में खड़े हों, वो जीते, वो सिस्टम का हिस्सा बने। देखिए ये दोनों सोच विचार के पॉइंट किए गए कि
महिलाओं की भागीदारी 1992 से पहले बहुत कम थी, जैसे आज भी बहुत कम है। उसको बढ़ावा देने के लिए हमने ऐसा किया है कि 1/3 सीट आरक्षण, मतलब 100 सीटें हैं टोटल, उसमें से 1/3 अगर आप देखें तो 23 महिलाएं जरूर चुनाव में आएंगी, जीतेंगी, ग्राम सरपंच बनी, नगर निगम नगर पालिका में आएंगी, काम करेंगी, तो महिलाओं के लिए काम कर पाएंगे। ऐसे ही अनुसूचित जाति जनजाति जिनको वैल्यू देने के लिए प्योर सिस्टम में अपने लिए काम करें, लोगों के लिए काम करें, उनको मोटिवेट करने के लिए। अगला देखिए हमने क्या किया, अब देखिए नियमित समय पर चुनाव होंगे, कौन कौन चुनाव लड़ेगा, कुछ आरक्षण कर दिया। इनके अलावा जो भी सीट रहेगी वो जनरल रहेगी, उसमें कोई भी चुनाव लड़ सकता है। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने क्या किया कि चुनाव होंगे तो चुनाव करवाएगा कौन, उसके लिए हमने क्या किया, राज्य चुनाव आयोग का गठन। राज्य चुनाव आयोग का गठन किया हमने। क्या किया कि जो भी इलेक्शन कब करवाए जाएंगे, कौन कौन कैंडिडेट है, उनको आपने देखा होगा चुनाव चिन्ह दिए जाते हैं, किसी का जीप है या बैलून है, जो भी है, फैन है, इस टाइप की चीजें चुनाव चिन्ह रहती है। वो चीजें किस किस की ड्यूटी रहेगी, कब वोटिंग होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, ये सभी काम राज्य चुनाव आयोग को दिया गया। अगला देखिए क्या किया गया, विधि अधिकार। हमने कब इलेक्शन होंगे ये भी डिसाइड कर लिया, कौन हारेगा जीतेगा, कौन इलेक्शन में खड़ा होगा ये भी डिसाइड कर लिया, कौन इलेक्शन कराएगा, कौन जीतेगा हारेगा ये भी कर लिया। अब देखिए उसके बाद फिर पॉइंट क्या है, जीत गया है, गांव में सरपंच बन गया, अब वो क्या कार्य करेगा, उसके पास पैसा कहां से, इसके लिए प्रावधान किया है। ये प्रावधान वही कि जो भी स्थानीय सरकार, जैसे ग्राम पंचायत में 10 लाख 20 लाख रुपए आ रहे हैं काम विकास कराने के नाम से, तो वो कहां से आ रहे हैं, ये देखिए पैसे, ये उनको हमने क्या दिया, वित्तीय अधिकार। कौन देगा, राज्य सरकार। मैं लिख देता हूं, राज्य सरकार अपने राजस्व में से, अपनी इनकम में से, जैसे मैंने समझाया, अपनी इनकम में से कुछ हिस्सा स्थानीय सरकार को देगी विकास के लिए, और कुछ अधिकार भी देगी। जैसे आपको देखा हो कुछ पैसे तो आते हैं, लेकिन साथ में कुछ पावर्स भी, एक सरपंच की कुछ पावर्स है, वो उनके उस अधिकार क्षेत्र में रहते हुए कार्य करता कर भी सकते। तो इन सभी के लिए संशोधन किया हमने, क्या किया, 1992 में 73वां नियमित सदस्य चुनाव, आरक्षण महिलाओं के लिए, आरक्षण SC/ST लोगों के लिए, राज्य चुनाव आयोग का गठन किया इलेक्शन करवाने के लिए, और उनको वित्तीय अधिकार भी दिए, पैसे और अधिकार भी कौन देगा, राज्य सरकार अपना कुछ हिस्सा इसको देगा। इसके बाद देखिए इसमें अभी के लिए थैंक यू।